अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। इस सिलसिले में इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान के यूनिट नंबर 3 को कवर करेंगे आज हम, जो है नेचुरल रिसोर्स एंड इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, बात यहाँ से शुरू करेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्स, जी, कौन बताएगा? अम्मार भाई, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। नेचुरली मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो ये मेरा नेचुरल रिसोर्स है, ऐसी बात है। किसी मुल्क किसी मुल्क के पास वो सिचुएशंस, हालात, ज़मीन, ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली मादनियात, पानी, बर्फ़, पहाड़। इकोनॉमिक्स में तो हम लोगों को भी कहते हैं, लोग भी। भाई आबादी जितनी है वो है, अगर ज़्यादा आबादी है तो हमारा मुल्क जो है वो ज़्यादा बड़ी मार्केट बनेगा। बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में सामान बेचने के लिए आना चाहेंगे। जैसे इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है। तो इकोनॉमिक्स में तो हम आबादी को भी नेचुरल रिसोर्स में काउंट करते हैं। और आसान कर दें, किसी भी मुल्क के वो तमाम रिसोर्सेज जो लोगों ने खुद नहीं बनाए, मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्स हो गए। किसी भी मुल्क के वो तमाम रिसोर्सेज जो कि लोगों ने खुद नहीं बनाए, वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमंस इम्प्रूव कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इसका क्या मतलब हुआ? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के अंदर आ गई लैंड, ज़मीन है, इस्तेमाल कर लो, ख़त्म नहीं हो जाएगी इस्तेमाल करने से। आपने उसमें एग्रीकल्चर उगाया, एग्रीकल्चर उगा के फसल काटी, अगले एग्रीकल्चर के लिए फिर अवेलेबल हो गई। ठीक है अनाबिया बाजी, समझ आ रही है बात? रिन्यूएबल में और क्या हो सकता है लैंड के अलावा? वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं। पानी क्यों रिन्यूएबल कहलाएगा? क्योंकि पानी की साइकिल होती है। आपके पहाड़ों पे बरसा, दरिया में बहता हुआ नीचे आया, आपने पानी पिया, आपने पानी निकाला, वो वापस समंदर में गया, फिर एवेपोरेट हुआ, फिर वो पहाड़ों पे बरसा। तो ये साइकिल है ना। चूंकि वो बार बार इस्तेमाल हो सकता है तो रिन्यूएबल हो गया। ठीक है। और सनलाइट है, ये नेचुरल रिसोर्स कैसे हुई सनलाइट? क्योंकि किसी मुल्क में सनलाइट बहुत होती है, किसी मुल्क में सनलाइट कम होती है। किसी मुल्क में सनलाइट स्ट्रेट स्ट्रेट सूरज की शुआएं आ रही होती हैं, किसी मुल्क में बहुत हल्की हल्की आ रही होती हैं। ये इक्वेटर के करीब जो ममालिक हैं वहाँ की सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, जो दूर है उनकी इंटेंसिटी कम है। तो जिस मुल्क में सनलाइट ज़्यादा है वहाँ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में विंड भी आती है। दुनिया के बाद इलाके ऐसे हैं जहाँ मुसलसल एक ही रुख पे हवा चलती रहती है, इसको नेचुरल विंड कॉरिडोर कहते हैं। ये दुनिया में हर जगह नहीं होते, पाकिस्तान में है। जहाँ नेचुरल विंड कॉरिडोर होता है वो आइडियल जगह होती है विंड टरबाइंस लगाने के लिए। विंड टरबाइन समझते हैं? हवा की चक्की जिससे बिजली बनाते हैं। हवा की चक्की दुनिया में हर जगह कामयाब नहीं है। जहाँ हवा तेज चली नहीं रही और कभी इधर चलती है कभी उधर चलती है, तो वहाँ पे इतनी कामयाब नहीं है जहाँ पे निस्बत उसके कि जहाँ पे मुसलसल एक ही रुख पे हवा चले चले जा रही है नॉन स्टॉप। तो ये भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? खत्म नहीं होगा, हवा खत्म नहीं होती ना इस्तेमाल करने से। सनलाइट इस्तेमाल कर लेने से कम नहीं पड़ जाएगी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी। इसी तरह से रिन्यूएबल के अंदर ही हम ये जो लैंड हमने लिया था ना, लैंड को अगर एक्सटेंड करें तो सस्टेनेबिलिटी भी रिन्यूएबिलिटी के साथ अटैच्ड है। ये क्या बात हुई? एक चीज़ है जो वैसे ही ख़त्म नहीं होती, सनलाइट है, कुछ भी कर लो ख़त्म नहीं होती, उसको बरकरार रखने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ख़त्म नहीं होती। हवा है, ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती है बस।
लेकिन ज़मीन है जिस पे आपने फसल उगाई है, जब आप फसल काटेंगे तो अगली फसल खुद से नहीं उग जाएगी। गंदम हर साल आएगा आपके पास, गंदम हर साल आएगा, लेकिन उगाना पड़ेगा, खुद ब खुद नहीं आएगा। वेजिटेशन जो है वो रिन्यूएबल है, काट देंगे फिर उग जाएगी, लेकिन आपको उसको खुद उगाना पड़ेगा। सिमिलरली जिस लैंड पे वो वेजिटेशन उगी है, वो लैंड भी जो है वो ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद वो उसी कंडीशन में रहे, इस्तेमाल से डिग्रेड होती है ज़मीन। आपने जब पौधे उगाते हैं, उस ज़मीन में जो मिनरल्स होते हैं, वो पौधे वो मिनरल्स खींच लेते हैं और फिर वो ज़मीन कम मिनरल वाली हो जाती है। अगली फसल उगाते हैं तो वो थोड़ी सी कम ताकतवर फसल उगती है, छोटे रहते हैं पौधे, उससे अगली दोबारा उगाएंगे और छोटे रहेंगे। तो फिर किसान जो पुराने ज़माने में करते थे, क्या करते थे कि एक फसल उगाते थे, फिर एक सीज़न ज़मीन को रेस्ट देते थे, खाली छोड़ते थे, उससे पानी वानी लगाते थे, पानी आ रहा है, उसमें मिनरल्स आ रहे हैं, वापस से रिप्लेनिश हो रही है ज़मीन, फिर नेक्स्ट फसल उगाई जाती थी वहाँ पे। अच्छे इलाकों में तो ये होता था। अब हमारे पास दूसरा जरिया है ज़मीन के अंदर मिनरल्स वापस डालने का, वो क्या है? आर्टिफिशियली हम ऊपर से ज़मीन के ऊपर वो डालते हैं ना, यूरिया डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, ये डालते हैं, जो भी ज़मीन को हमें लगता है कमी है, वो कमी आर्टिफिशियली ऊपर से पूरी कर देते हैं। तो उस ज़मीन को रिन्यूएबल रखने के लिए बाज़ औक़ात हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, सस्टेनेबल बना के रखना पड़ता है उसको। अगर हम सस्टेनेबल बना के खुद से कोशिश करके ना रखें तो वो उस तरह से यूज़फुल नहीं रहेगी जैसे कि हर दफ़ा बिल्कुल एक जैसी ही, जैसे सनलाइट है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है? सबसे पहले जो नाम लिया जाता है नॉन रिन्यूएबल में, वो फॉसिल फ्यूल्स का है। फॉसिल फ्यूल क्या होती है? फॉसिल क्या होता है? ज़मीन में दब जाने वाले हयातियात। एक जंगल था, लाखों करोड़ों दरख्त थे उसमें, लाखों करोड़ों जानवर थे, लैंडस्लाइडिंग हुई, कुछ हुआ, तूफान आया, ज़लज़ला आया, आतिफिशा फटा, किसी वजह से वो जंगल ज़मीन के अंदर दब गया। फिर ज़मीन के ऊपर मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता डस्ट पार्टिकल्स आते जाते हैं, सेडिमेंटेशन होती जाती है, वो लेयर ऊपर जाती जाती है, नीचे वाली लावा में शामिल होती जाती है, ऊपर वाली ऊपर उठती जाती है। बीच वाली जो लेयर है वो प्रेशर में दबे 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 वहाँ पे जो हयातियात होती हैं, जो ऑर्गेनिक्स होती हैं, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, क्योंकि हम भी, इंसान, जानवर, दरख्त, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड से मिलकर बनी हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के सिंपलर कंपाउंड्स में टूट जाती हैं, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, गैस। तो यही हम आपको अगर दबा दिया जाए, दफना दिया जाए, तो हमारा डीजल, पेट्रोल, गैस बन जाएगी। ठीक है। तो ये जो लाखों करोड़ों साल पहले कुछ हयातियात दफन हुई होंगी, उन वो जहाँ जहाँ दफन होंगी वहाँ पे अब अगर आप सुराख करते हैं तो वहाँ से कोई ऐसी चीज़ निकल आती है, इसलिए इसको फॉसिल फॉसिल कहते हैं। वो चीज़ें जो कि पुराने ज़माने की दबी हुई ज़मीन के अंदर महफूज हैं। और फ्यूल इसलिए कहते हैं कि इनको जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल, इनकी मदद से हम चीज़ें, ये रिन्यूएबल नहीं है तो नेचुरल, लेकिन नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? एक दफ़ा ख़त्म हो गई तो हम उनको दोबारा नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते। इसको बनाने का प्रोसेस लाखों करोड़ों सालों का है, चीज़ें लाखों साल दफन रहती हैं, फिर जाके आहिस्ता 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 में तब्दीली इस लेवल की आती है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है इनको बनाना, और ये ज़ाहिर लिमिटेड है, दुनिया के नीचे एक लिमिट है इनकी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं नॉन रिन्यूएबल। उसके अलावा ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं हमारी ज़मीन के अंदर, अच्छा फॉसिल फ्यूल पे वापस आते हैं। आपको पता है एक ज़माने में हमारे पास बलूचिस्तान में गैस निकली थी। बलूचिस्तान में एक इलाका है, उस इलाके का नाम है सुई। सुई के मकाम से गैस निकली थी, और वो इतनी गैस थी कि पता चला जी पाकिस्तान कितने 100 साल तक इस्तेमाल करता रहे तो ये गैस ख़त्म नहीं होगी, इतनी गैस निकल आई। तो हमने क्या किया, पूरे मुल्क में एक एक घर के अंदर लोहे की पाइपलाइंस बिछा दी कि सबके घरों में गैस बांटेंगे हम। हमारे घर में गैस कैसे आती है? एक लोहे की पाइप चल रही है, पूरे मुल्क में फैली हुई है वो पाइपलाइन, उसमें गैस छोड़ते हैं, सबके घरों में गैस आ रही होती है। ऐसे ही है ना,
बाहर मीटर लगा हुआ है गैस का, उसमें से गैस होके आपके घर में आ रही है। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ चूंकि बहुत गैस थी, 200-300 सालों की गैस थी, तो हमने कहा कि इतनी गैस को घर तक पहुंचाते हैं, जब इतनी गैस है तो सही है। तो पूरे मुल्क में गैस पहुंचाने के लिए लोहे का कितना इस्तेमाल हुआ होगा, पूरी सड़कों के नीचे लोहा ही लोहा दफन हुआ हुआ है हर घर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। उसके बाद हम, अच्छा वो जो अंदाज़ा लगाया गया था 200 साल 300 साल, तो जब दरियाफ्त हुई थी जिस ज़माने में गैस, उस ज़माने में जितना इस्तेमाल था सालाना गैस का, वो इस्तेमाल था चूल्हे में रोटी पकाने के लिए। उस ज़माने में तो जितनी आबादी थी, जितने बड़े शहर थे, और उनके चूल्हे जितनी गैस इस्तेमाल करते थे, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया गया था 100-200 साल तो चलेगी भाई। फिर थोड़ी देर में किसी को ख्याल आया कि चूल्हों में क्यों चलाएं इस गैस को। इस गैस को गाड़ियों में चलाते हैं, इस गैस के जनरेटर चलाते हैं, इस गैस को से जो है इंडस्ट्री को बिजली देते हैं, घरों की बिजली भी इसी गैस से देते हैं। तो नहीं, 200 साल की गैस है। तो वो 200 साल की गैस हम खाते खाते हमने 20 साल में खा गए, अब खत्म हो गई वो। तो सुई के मकाम पे जो गैस थी, नेचुरल रिसोर्स था, वो रिन्यूएबल नहीं था। अब माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, और जगहों से भी निकल रही है गैस। लेकिन बताने का मकसद है कि फॉसिल फ्यूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना अभी बाजी। तो मिनरल्स भी इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में दुनिया का दूसरा बड़ा कॉपर का ज़ख़ीरा निकला है, बहुत बड़ी बात है। तो इस सिर्फ इसी की मदद से कोई मुल्क पूरी तरक्की कर सकता है। अगर कोई मुल्क चाहे तो सिर्फ इसी बात पे पूरी तरक्की कर सकता है, इतना पैसा है इसमें। अचानक से आप आपसे कहें ना भाई, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं अम्मार भाई, क्या करना चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, कोई जॉब वॉब करेंगे, क्या करेंगे बड़े होकर, कोई अंदाज़ा ऐसे ही बस फुटबॉलर बनेंगे। क्यों बनेंगे? शौक है। अच्छा, फुटबॉलर बन के अगर आपको ये पता चले कि भाई इस दुनिया में अब कल से जो है फुटबॉलर बनने के लिए महीने के 10 रुपए मिलते हैं, महीने का 10 रुपए का कमाई है फुटबॉलर की, फिर क्या करेंगे? जैसे पाकिस्तान में है ना, बॉडी बिल्डिंग का एक शौक है लोगों को। बॉडी बिल्डिंग जो है वो, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग मुकाबले के लिए करनी है तो महीने के मतलब 25-30 हज़ार कम अज कम 25-30 हज़ार रुपये खर्चा है, कम अज कम। अच्छे लेवल का बॉडी बिल्डर बनना है तो लाख रुपए रखें ध्यान में आप। 1 लाख रुपए महीने का खर्चा आपका अपने ऊपर है। बच्चों को नहीं खिला रहे, अपने अपने घर का किराया नहीं दे रहे, आपको लाख रुपए खुद अपने ऊपर लगाने हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग होती है वो सिर्फ खाने से नहीं होती, उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, आपको प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं, अमीनो एसिड्स लेने पड़ते हैं, उसके लिए पूरा एक अलग रजीम है। अब वो महंगी चीज़ें सस्ती लेंगे तो फिर ख़राब होगी सेहत। तो एक साहब को बड़ा शौक था मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो थोड़ी देर में एक लाश हो गए वो। अब वो सारा दिन बॉडी बिल्डिंग करने के लिए जिम में जाके अपनी एक्सरसाइज करे, तो फिर वो पैसे कहाँ से लाए जो लाखों रुपए उसको अपने ऊपर लगाने हैं? उसके बीवी बच्चे क्या खाएंगे? तो फिर उसको बॉडी बिल्डिंग का शौक छोड़ के नौकरी करनी पड़ी कहीं। फुटबॉल में जाने का शौक दो वजूहत की बिना पे होता है, एक शोहरत, दूसरा पैसा। फुटबॉल खेलने का मज़ा इसमें तीसरे नंबर पे आता है। अगर किसी को सिर्फ फुटबॉल खेलने का मज़ा आ रहा हो तो वो गली में खेलता रहेगा, बड़ा फुटबॉलर नहीं बनेगा, क्योंकि उसको ज़िंदगी भी गुजारनी है ना अपनी, है ना। अच्छा, तो आप क्या बनेंगी नाबिया बाजी बड़ी होकर, क्या सोचा आपने? इंसान बन जाएंगी? अच्छा, कोई है कुछ, कोई ख्वाब, कोई ड्रीम है आपने भाई आगे जाके मुझे ये करना है लाइफ में? कुछ सोचा है? आपने क्या सोचा है? डिज़ाइनिंग करनी है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, टेक्सटाइल नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा अच्छा, बगैर टेक्सटाइल के फैशन डिज़ाइनिंग करनी। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी होती है, वो फैशन डिज़ाइनिंग में आती है। अच्छा, क्यों करनी है फैशन डिज़ाइनिंग? शौक है। अगर ये पता चले कि फैशन डिज़ाइनिंग में कोई पैसा नहीं है, सिर्फ जेब से लगते हैं, फिर क्या करेंगी? ठीक है, शौक है फिर।
अच्छा, अब अगर इस सूरत में ये जो लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं, आ जाइए। तो हम लोगों को पता चले कि अचानक से हमारे स्कूल की इस बिल्डिंग के नीचे एक साहब गुजरे थे यहाँ से, एक बहुत बड़े मुगल दौर के, हालात ख़राब थे, उन्होंने यहाँ पे खोद के अपने अरबों रुपए का सोना दफनाया हुआ है। हमको पता चल गया, हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, हमें पता चल गया। अब हमने मिलके सोचा, हम पांचों ने, कि हम मिलके खोदेंगे, ठीक है। और उसमें से जो है वो इतना सोना निकला, इतना सोना निकला कि अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात हम पांचों पूरी कर लें फिर भी वो कम नहीं हो। हम सबका अपना अपना जहाज़ हो, उसमें सारी ज़िंदगी का पेट्रोल हो, अपनी अपनी 20-20 गाड़ियाँ हों, सबके डिफेंस में 15-15 घर हों, दुनिया भर की नेशनैलिटीज़ मिल जाएं हमें, हैं, जहाँ चाहें घूमें, साल में 15 उम्रें करें, और जो भी करना चाहें कर रहे हों। उसके बाद आप क्या करेंगे? कोई नौकरी वोकरी ना, पढ़ाई वढ़ाई, पढ़ाई का भी सोचेंगे, हमें पढ़ाई क्या ज़रूरत है ऐसी खास? ठीक है, शौक ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या मतलब, वो लेवल नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही जब किसी मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज अचानक से दरियाफ्त हो जाते हैं, तो उससे पहले वो मुल्क कोशिश कर रहा होता है कि मुझे पढ़ना है, बड़ा बच्चा बनना है, बन के कोई नौकरी करनी है, कोई ऑफिस में जाना है, मुझे अपने मुल्क में फसल लगानी है, कॉटन की, कॉटन निकाल के, कॉटन उगा के उससे धागा बनाना है, धागा बना के कपड़ा बनाना है, कपड़ा बना के कपड़े बनाने, कपड़े बना के बेचने, उससे पैसे आएंगे भी, मैं खाऊंगा। मुल्क ऐसा सोच रहा होता है, अचानक से मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं और वो वैसा सोचने लगता है जैसे हम लोग सोच रहे हैं। उसको ऐसा सोचना चाहिए ना, इतना ज़बरदस्त सूरत हाल आ गई कि मुफ्त का, दुनिया का दूसरा बड़ा कॉपर का जखीरा पाकिस्तान में आ गया। दुनिया का पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे कोयले का जखीरा पाकिस्तान में दरियाफ्त हो गया। तो इतना इतना कॉपर, इतना कोयला, इतना सोना हमें दरियाफ्त हो गया, तो हम तो बहुत अमीर हो जाने चाहिए, लेकिन हमारे तो वही हालात हैं। है ना भाई? कहीं नज़र आ रहा है कि मुल्क अमीर हो गया है, दरियाफ्त हो गया, अमीर हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज दरियाफ्त हो जाने से हालात नहीं बदलते, थोड़ी अकल भी होनी चाहिए इंसान में। अम्मार ने जाके गली में मशहूर कर दिया, भाई हमारे नीचे तो सोना ही सोना निकला, और हम सबके ख्वाब चकनाचूर हो गए, पुलिस वाले आए, हम सबको पकड़ के ले गए, और उन्हीं के बदमाशों ने सारा सोना निकाल के अपने घर में हड़प कर लिया। थोड़ी देर में हमें छोड़ने के लिए भी हमसे 2-2 लाख रुपए लिए। तो पहले जो था वो भी गया। तो अकल भी चाहिए हमें सामान, अगर नेचुरल रिसोर्स निकले हैं तो। अच्छा, इस तफसील में जाने की वजह क्या थी? बात ये हो रही थी कि जो इन इन नेचुरल रिसोर्सेज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर रिसोर्स, जिसको कि हमने रिन्यूएबल में रखा है। वाटर रिसोर्स वापस आ जाता है, लेकिन समहाउ उसको भी कुछ ना कुछ सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बदतमीजी करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिसोर्स डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, वाटर रिसोर्स भी। वो कैसे? हमारी जो वाटर साइकिल, पाकिस्तान की वाटर साइकिल है, वो पहाड़ के ऊपर बेस करती है, और पहाड़ों पे बर्फ बरसेगी तो गर्मियों में पिघलेगी तो पानी आएगा। अगर पहाड़ों पे बर्फ ही नहीं बरसेगी तो गर्मियों में पिघलेगी कैसे? क्या चीज़ पिघलेगी और पानी कहाँ से आएगा? सही है। पाकिस्तान के किनारे पे समंदर बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पानी का जो रिसोर्स है वो पहाड़ है, जो हम हिमालयन और काराकोरम और हिंदुकुश रेंज है, इस पे बरसने वाली बर्फ़ है जो कि बह के हमारे पास आती है। दुनिया में बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे कि बुनियादी जो पानी का रिसोर्स उनके यहाँ है वो पहाड़ों की वजह से नहीं है। समहाउ पानी कहीं ना कहीं से इस तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है ज़मीन के अंदर, बारिशों से और दूसरे रिसोर्सेज से, कि वो ज़मीन के अंदर जो है वो लेक्स नुमा सूरत हाल बनी हुई है, अंडरग्राउंड लेक्स हैं, और वो कहीं से जाके बाहर निकल आती हैं, तो चश्मों की सूरत में बाहर आती हैं, और अब जो है वो साल साल से चल रही हैं, वो उस वहाँ कहीं बर्फबारी नहीं है। तो अब अगर हम वहाँ पे जाते हैं ना, हमें थोड़ा अजीब सा लगता है, खासतौर पे इस ये वाटर साइकिल के स्टूडेंट्स जब दुनिया के ऐसे मुल्कों की वाटर साइकिल देखते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है कि ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है। दुनिया के सबसे बड़े 2 रिवर्स में से एक रिवर है नाइल, दरियाए नील। दरियाए नील सबसे लंबे दरियाओं में से एक है। कब से बह रहा है ना? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से बह रहा है दरियाए नील। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से बह रहा है वो दरियाए नील को। उन्होंने किया था ना, वो 2 टुकड़े कर दिया था, मशहूर है ना वाक़या।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दरिया नील बहता था। हज़रत उमर के ज़माने में दरिया नील का बड़ा मशहूर किस्सा है, याद है ना आप लोगों को? दरिया नील ने बहना बंद कर दिया था, स्लो हो गया था उसका फ्लो। कब से बह रहा है पानी? कहाँ से आ रहा है? हम क्या सोचते हैं वाटर साइकिल, यहाँ से पानी जाएगा, बनेगा, बर्फ बन के पहाड़ों में बरसेगा, पहाड़ पिघलेंगे, पहाड़ों पे बर्फ पिघलेगी, फिर आएगा। तो वहाँ तो बर्फबारी नहीं है, वो तो अफ्रीकन कंट्रीज की बात हो रही है। तो वहाँ बर्फबारी नहीं है, पानी मुसलसल बह है, कहाँ से आ रहा है जो बह रहा है? मजे की बात यह है कि हजार साल से लोगों को ये नहीं पता था कि दरिया नील बहता कहाँ से, इसमें पानी आता कहाँ से। ये पिछले 60-70 सालों में जाके हमने कुछ किसी हद तक दरियाफ्त किया, वो भी सही नहीं था। अब रिसेंटली जाके और क्लियर हुआ कि नहीं, एक एक जगह एक झील है, उस झील में से पानी आ रहा है। उस झील में पानी कहाँ से आ रहा है? तो वो पूरा, वो जैसे मैंने बताया ना, इकोसिस्टम इस तरह से बन गया है कि बारिशों का पानी ड्रेन होते हुए इधर से उधर से वहाँ पे जमा होता है। वो बाकायदा बर्फ का पिघला हुआ पानी नहीं होता। तो लेकिन अगर बारिशों का साइकिल मुतासर हो जाए, इस लेवल के मसाइल खड़े हो जाएं, तो बारिशों की साइकिल क्यों मुतासर होती है, कोई बता सकता है? इस साल पाकिस्तान में कम बर्फबारी हुई है, नतीजा क्या होगा अगले साल की गर्मियों में? यानी अब जो गर्मियाँ आएंगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कम बर्फबारी हुई है। तो अब जब गर्मियाँ आएंगी तो क्या नतीजा निकलेगा उसका? कि जो पानी होगा वो कम होगा, डैम में पानी कम होगा, बिजली कम बनेगी। तो ये जो वाटर रिसोर्स है तो ये रिन्यूएबल, लेकिन समहाउ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सस्टेनेबिलिटी इसकी बरकरार रहे। तो ये क्यों नहीं हो रही बारिश? तो इन्वायरमेंटली जो तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान उनमें से टॉप 10 मुल्कों में से है जिनके ऊपर के असरात होने वाले हैं। बदतरीन असरात जिन जिन मुल्कों में होने हैं इन्वायरमेंटल तब्दीलियों से, जो जो मुल्क बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाले हैं, उनमें टॉप 10 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट है इस वाटर साइकिल के। जो पहाड़ों पे बर्फ बरसेगी तो पानी आएगा, नहीं बरसी तो गया, मतलब ख़राब हो गया। समझ लें 1 साल 2 साल अगर खुदा ना खास्ता सर्दियों में बारिश ना हो तो मतलब हम अपने घुटनों पे आ जाएंगे। हमारे पास फसल उगाने का, पानी पीने का पानी नहीं होगा। हमारे पास हमारी मेन जो रिसोर्स है ना, वो क्रॉप्स, गंदम उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, हम जो है वो फल उगाते हैं, आम उगाते हैं, हम जानवर पालते हैं। आपको पीने को दूध नहीं मिलेगा। इतना इतना ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने और कुछ डेवलप किया नहीं। इंडस्ट्रियल रिसोर्स कोई ख़ास है नहीं हमारे पास। हमारी इंडस्ट्री भी चलती है तो वो कॉटन के ऊपर चलती है, कॉटन फिर एक फसल है, कॉटन नहीं होगी तो इंडस्ट्री बैठेगी। तो हमारे यहाँ चावल, हमारे यहाँ बहुत हैवी एक्सपोर्ट होते हैं, हमारी मेन कमाई का जरिया चावल है। तो आखिर में फिर हम सब क्या कर रहे होंगे? हम सब दूसरे मुल्कों में जा रहे होंगे, यही रास्ता होगा हमारे पास। इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारा कंट्री इस वाटर साइकिल के ऊपर। ये मानसून की साइकिल एक तरफ, और ये जो स्नो की साइकिल है वो एक तरफ, ये दोनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हम। तो वाटर रिसोर्स रिन्यूएबल तो है, लेकिन इसको जो है वो ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे किसी एक्शन की वजह से इसकी रिन्यूएबिलिटी मुतासर हो रही हो। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हाँ भाई, आपके जो एक्शंस हैं उससे मुतासर हो रही है कुछ ना कुछ। आपका जो तरीक़ाकार है ज़िंदगी गुजारने का, बहुत ज़्यादा वो हमारी इकोसिस्टम को मुतासर कर रहा है, जिससे नतीजतन बरसात का मौसम भी तब्दील हो रहा है। अब आते हैं हम वापस अपने टॉपिक की तरफ, जो मैंने थोड़ा बताया भी आपको, उससे हम आगे निकलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो किसे कहते हैं? पानी को कहते हैं। तो HYDRO, पानी की जो साइकिल है, वाटर साइकिल मशहूर है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाटर साइकिल। क्या होता है भाई उसमें, जल्दी से बता दें ताकि हम आगे चलें। समंदर के ऊपर धूप पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, उससे पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनता है, फिर वो बादल बन के कहाँ जाता है? पहाड़ों पे बरसता है बादल, पहाड़ों पे दरिया बन के बहता है। कुछ दरिया बन के ऊपर बहता है, कुछ जज्ब हो जाता है ज़मीन के अंदर और नीचे से बहता है। पानी के दोनों चैनल चल रहे हैं ना, अबव द सॉइल एंड बिलो द सॉइल। जैसे पानी का दरिया ज़मीन के ऊपर बहता है, वैसे पानी के दरिया ज़मीन के अंदर बहते हैं। ये बात पता है ना आपको, कि पानी ज़मीन के नीचे से पड़ा हुआ नहीं है, बह रहा है। आप अंडरग्राउंड सुराख करते हैं ना, बोरिंग करते हैं, कुआं खोदते हैं, उसमें पानी निकालते हैं, वो पानी खड़ा हुआ नहीं होता, पानी बह रहा होता है नीचे। चैनल्स हैं पानी के बहने वाले, तो वो पानी भी नीचे से बहता हुआ जा रहा है। तो ये वो पानी है जो ऊपर से पहाड़ों पे से या और मैदानी इलाकों में से ज़मीन में जज्ब हुआ और नीचे से चलता हुआ जा रहा है, चैनल चलते हुए जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जो कि बेस करती है बहुत ज़्यादा सनलाइट। सनलाइट पानी को एवेपोरेट करने का बाइस बनता है। तो हवा में तो पानी जा रहा है क्योंकि सन तो खत्म नहीं हो रहा, सनलाइट तो वैसी की वैसी है, वापस नीचे नहीं आ रहा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क है कि वापस नीचे क्यों नहीं आ रहा, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बारिश बरसती है, और कौन से फैक्टर्स हैं जब वो नहीं होते तो बारिश बरसना कम हो जाती है। ठीक है, अब इस वाटर साइकिल में जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर एक मसला है कि जब बारिश बरसेगी पानी आएगा दरिया में तो फसल उगेगी, ऐसा ही है ना। हमारा नेचुरल जो तरीका था वो यही था, हमारे इस खित्ते का नेचुरल तरीका यही था। बारिश बरसती थी, दरिया में पानी आता था, हम फसल उगाते थे। फिर एक सीज़न होता था बारिश नहीं बरसती थी, हम फसल नहीं उगाते थे। हमारी ज़मीन उस वक्त तक रिप्लेनिश होती थी। फिर बारिश आती थी, अपने साथ मिनरल लेके आती थी, बारिश बरसती थी, हम फसल उगाते थे। तो एक दफ़ा फसल उगती थी, एक दफ़ा नहीं उगती थी। फिर हमने कहा कि नहीं, हमें साल में 2 दफ़ा फसल उगानी है। जब बारिश नहीं भी हो रही तब भी फसल उगानी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, रास्ते में दरिया के रास्ते में क्या खड़ा कर दिया, दरिया के रास्ते में क्या खड़ा कर दिया भाई, डैम खड़ा कर दिया। डैम क्या कर रहा है, पानी को रोक के उसका लेवल राइज कर रहा है और स्टोर कर रहा है उस वक्त के लिए जब बारिश नहीं भी होगी, तब भी उस पानी को हम यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि ये पता चला कि जब बारिश होती थी तो इतनी होती थी, इतनी होती थी, अभी भी इतनी होती है, जब बारिश मानसून की होती है इतनी होती है कि वो पानी हमारी फसलों से की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होता है और वो बह के समंदर में चला जाता है। तो हमने कहा इसको स्टोर कर लेंगे और उस ज़माने में भी फसल उगाएंगे जहाँ पे कि जिस ज़माने में फसल नहीं होती, और उस इलाके में भी पानी पहुँचाएंगे जिस इलाके में पानी नहीं होता। पाकिस्तान के मैप में आप देख सकते हैं कि पूरा जो डेजर्ट एरिया था इस तरफ हमारे वेस्ट की तरफ, उस पूरे डेजर्ट एरिया में से बहुत बड़ा इलाका हमने रिकवर किया है। और वो पहले डेजर्ट था, वहाँ पानी नहीं होता था, हमने दरिया बना के वहाँ पानी पहुँचाए, नहरें बना के वहाँ पानी पहुँचाए ताकि वहाँ भी फसल हो सके। इसमें पूरा आपका भावलपुर, रहीमिया खान, खानपुर, ये पूरा इलाका जो है वो रिक्लेम किया हमने, और वहाँ पे अब बाकायदा सही फसलें होती हैं बड़ी बड़ी। पहले ये बिल्कुल खाली इलाके थे। ठीक है जी, तो पाकिस्तान में ऊपर से पानी जो बह के आ रहा है वो दरियाओं के साथ बह के आ रहा है। पाकिस्तान का दरिया ऊपर से नीचे बहता है, नॉर्थ से साउथ बहता है। देखा है आपने पाकिस्तान का नॉर्थ, मैप है नज़र में सामने, निकालिए ज़रा मैप। हाँ अच्छी बात है, मैप बाहर निकालें। पाकिस्तान का दरिया नॉर्थ से साउथ बहता है। ठीक है, नॉर्थ में पहाड़ हैं, साउथ में समंदर है, नॉर्थ से साउथ बहता है। दुनिया में कुछ दरिया ऐसे भी हैं जो साउथ से नॉर्थ बहते हैं, जैसे नाइल साउथ से नॉर्थ बहता है, जैसे अमेजोन साउथ से नॉर्थ बहता है। हमारे इस इलाके का बहुत बड़ा दरिया है, दरिया है सिंध, इंडस रिवर, जो कि मेन हमारा दरिया है, मेन सिस्टम है इंडस सिस्टम। इस इंडस सिस्टम के साथ ही दूसरे दरिया बह बह के इसमें गिर रहे हैं। मेन सिस्टम हमारा इंडस सिस्टम है, वो ये चलता हुआ आ रहा है, वो ये चल रहा है इंडस। और इस इंडस के अंदर जो है वो और भी दरिया बहकर गिर रहे हैं, जिसमें रावी, सतलज, चनाब, और इधर से भी देखते हैं तो आपका दरियाए काबुल और मज़ीद दरिया जो हैं वो आके इंडस में गिरते हैं। तो मेन जो हमारा दरिया बह रहा है सिस्टम पानी का वो इंडस है, और बाकी दरिया जो इंडस के अंदर अपना पानी बहाते हैं उनको हम कहते हैं इंडस की ट्रिब्यूटरीज। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। ओके। एशिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग दरिया है। कभी आप उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे बहुत होती हैं इस तरह की चीज़ें, वो भी देख लिया करें, कभी कभी अच्छे काम की होती हैं। तो ब्रह्मपुत्रा, और ये इतना बड़ा दरिया है, इतना बड़ा दरिया है, इतना बड़ा दरिया है, मतलब भाई, मतलब होता है ना, कुछ तो फारिग लोग होते हैं, कोई काम ही नहीं करने को, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, तो ऐसे ही हो लगता है फारिग, इधर घूम रहा है तो उधर ही घूम गया, ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, किसी मुल्क के अंदर घुसता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, फिर वापस यू टर्न लेके फिर वापस आ रहा है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो 3 मुल्कों में से गुजर रहा है, आई थिंक कम से कम 3 मुल्कों से, तो मुझे पता ही है, उसके अलावा भी हो सकता है उसकी कोई रेंज हो। मैं तो आपका वो चाइना से शुरू होता है, चाइना से बहता है बहता है बहता है बहता है चाइना से, फिर वापस आता है, फिर इंडिया में घुस जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे इंडिया में घुसता है, जहाँ इंडिया चाइना की लड़ाइयाँ चल रही है ना, लद्दाख, लद्दाख क्या जो जगह है
वहाँ इंडिया चाइना की आपस में काफ़ी चल रही होती है, ये यहाँ पे घुसता है, ये रोक दिया ना अगर, तो काफ़ी मसले हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से घुसता है, फिर वापस मुड़ जाता है, तो वापस घुसता है, फिर ये नेपाल भूटान में से किसी एक जगह से होते हुए फिर ये बांग्लादेश में आ जाता है, और हर मुल्क में इसका नाम कुछ और है। आखिर में बड़ा मशहूर नाम है इसका, जब बिल्कुल एंड पे आता है तो ये अपना बांग्लादेश के अंदर से होता हुआ साहिल की तरफ जाता है, तो आखिर में बड़ा मशहूर इसका नाम जमुना, हिंदुस्तान में बहुत मशहूर रिवर था जमुना रिवर। ये वाहिद दरिया है हमारे आसपास के इलाकों में जिसका नाम मेल है, बाकी सारी फीमेल दरियाएं हैं। ठीक है, जमुना जो है वो, जैसे गंगा जो है वो फीमेल है, सिंधु भी फीमेल थी। हमारे यहाँ तो दरियाए सिंध होता है ना, तो जब अपने असल में सिंधु फीमेल थी, सिंधु दरिया, हमने उसको मेल कर दिया। तो वापस आते हैं, हमारा जो दरियाए सिंध है उसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, और उसकी चौड़ाई, जैसे मैं स्पेशली आया था कि ये जो दरिया होते हैं कहीं कहीं इतने चौड़े होते हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने में घंटों लग जाते हैं, मतलब माइल्स, 50 माइल्स, 40 माइल्स का चौड़ाई दरिया की। तो 50 मील का मतलब है कि मैं यहाँ से डिफेंस जाके वापस आ जाऊँ तो 50 होंगे, इतना लंबा डिस्टेंस दरिया के दो पार्टों के दरमियान। दरिया सिंध भी कहीं कहीं बहुत चौड़ा है, लेकिन हमने उस पर वो बना लिया, डैम बना लिए, तो उसका फ्लो काफ़ी रुक गया। नीचे जो जहाँ उसकी मेन चौड़ाई थी वहाँ आपको वो चौड़ाई खुश्क ही नज़र आती है। अच्छा, वापस आते हैं, इंडस सिस्टम शुरू कहाँ से होता है? इंडस सिस्टम शुरू होता है कराकोरम और हिंदू कश के ग्लेशियर से। अब हम कोर्स पे आ गए हैं तो ज़रा थोड़ा फास्ट चलेंगे, बैकग्राउंड मैंने समझा दिया आपको। कराकोरम और हिंदू कश के ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर समझते हैं ना, या वो भी समझाना पड़ेगा, जहाँ बर्फ़ जमी हुई होती है, उन बर्फ़ के पिघलने से ये सिलसिला शुरू होता है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल के पाकिस्तान में घुसता है। पाकिस्तान में इसका जो एंट्री है वो तिब्बत, कश्मीर, बल्तिस्तान में तिब्बत और फिर कश्मीर से होता हुआ ये हमारी तरफ आता है। इवेंचुअली ये कालाबाग के मकाम से पंजाब में दाखिल होता है, फिर सिंध में होता हुआ बह जाता है। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। पाकिस्तान का 60% एरिया इंडस ही से हम इरिगेट करते हैं, और तकरीबन 20 मिलियन एकड़ जो है उस पर सैराब होता है। तो इंडस वाटर की, इंडस रिवर की ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज समझ गए ना आप लोग, वो दरिया जो इसमें पानी अपना शामिल करवाते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न, तो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज और ईस्टर्न, उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो ये ना ऐसे ऐसे अगर इंडस बह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इसको मिटा देता हूँ, दूसरा निकाल लेता हूँ, बल्कि ये मैप है ना, मैप पे ही बात करते हैं। तो ये देखें, ये जो आ रहे हैं ना दरिया साथ में, हमारे दरिया सिंध के राइट से जो बह के आ रहे हैं, इनमें नीचे से ऊपर गिनना शुरू कर दें आप। ये याद कर लें, सबसे नीचे से ऊपर की एक तरतीब याद कर लें। आपके कोर्स में वैसे तो दरिया छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम छोटे दरियाओं की बात नहीं कर रहे, हम मेन दरियाओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये दरिया सिंध अगर आ रहा है, तो नीचे से जो इसको ज्वाइन कर रहा है वो ऐसे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, आओ मिलके बैठे हैं यार। तो सबसे पहले सतलज है, सतलुज, सतलज, रावी जो चैन लिखता है, चिनाब, फिर जेहलम, ये 4 हमारे ट्रिब्यूटरीज हैं ऑन द ईस्ट।
ब्यास भी है एक, जो सतलज के साथ ज्वाइन करता है आई थिंक, लेकिन ब्यास जो है वो पाकिस्तान से पहले है, तो इसलिए हम उसको शामिल नहीं कर रहे। सतलज के अंदर गिरता है लेकिन वो इंडिया की तरफ से आता है। ठीक है, तो ये तरतीब याद कर लें। अगर आपको ये कहा जाए कि ये कौन सा दरिया होगा, तो नीचे से गिन लें, नीचे से दूसरा है तो रावी होगा, पहला है तो सतलज होगा, तीसरा है तो चनाब होगा, चौथा है तो झेलम होगा। इसी तरह से हमारी वेस्ट से भी कुछ दरिया आ रहे हैं, उनमें जो मेन मेन मशहूर मशहूर दरिया हैं, वो दरिया काबुल है, ऊपर से आ रहा है। काबुल है तो नाम यकीनन अफगानिस्तान की वजह से पड़ा होगा। दरिया काबुल आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा दरिया मशहूर है, दरियाए जोब, ये नीचे यहाँ से आ रहा है बलूचिस्तान की तरफ से। जोब और गोमल एक ही जगह से होके आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको ये दो नाम भी याद है ना, दरियाए सवाद भी दरियाए काबुल के साथ होके आ रहा है। ये दो तीन नाम भी याद हैं तो काफ़ी है, कोर्स कवर हो जाएगा आपका पूरा। सचलज, रावी, चनाब, झेलम हमारे ईस्ट साइड पे, वेस्ट साइड पे काबुल है, जोब है, गोमल है, सवात है। तो ये मिलके जो है वो हमारे दरियाए सिंध का पार्ट बनते हैं। दरियाए सिंध में या इंडस रिवर में तूफ़ान जब आता है या सैलाब जब आता है, तूफ़ान नहीं सैलाब जब आता है, उस सैलाब के आने की एक वजह ये भी होती है कि जिस टाइम पे एक दरिया में से पानी गुजर रहा है एंड उसी टाइम पे भी दूसरे दरिया में से पानी गुजरता हुआ इस जगह पे ज्वाइन कर जाए। लेट सपोज 1 मिलियन क्यूसेक पानी यहाँ से गुजरने की जगह है और सैलाब नहीं आएगा, और यहाँ से 0.8 मिलियन गुजर रहा है, उसी वक्त पीछे से 0.5 मिलियन आ गया, तो ये मिलके 0.8 और 0.5 1.3 मिलियन हो गया। दरिया के किनारों से पानी बाहर निकल आया, जमीनों पे फैल गया। अगर आप किसी तरह से ऊपर से आने वाले पानी को 10 मिनट भी रोक लेते, आधा घंटा भी रोक लेते, खाली इस तरह से स्लो डाउन कर देते कि वो आधा घंटा लेट पहुंचता, तो ये 0.8 मिलियन भी आराम से हैंडल हो जाता है, 0.5 मिलियन भी आराम से हैंडल हो जाता। ये जो सैलाब की कंडीशन है, बहुत दफ़ा वो कंडीशन मिसमैनेजमेंट की वजह से होती है कि हम टाइमली पानी रोक नहीं रहे होते कि कहाँ का पानी कब रोकना है। कुछ मसले हमारे पड़ोसियों के भी हैं कि हमने जो है वो पता था हमारा कि हमारे फलाने इंटरनल दरिया से पानी तेजी से बहने वाला है, तो हम अभी उसके बहने का इंतजार कर रहे थे, उधर से दूसरे मुल्क ने पानी छोड़ दिया अपना, तो वो कोइंसाइड कर गया दोनों एक वक्त में। अच्छा जी, तो ये हमने कुछ दरियाओं के बात की कि हमारे पास इंडस का सिस्टम है जहाँ से भी पानी आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है, ज़ेरे ज़मीन पानी भी है हमारे पास। इसकी जो है वो सोर्स क्या है, ज़ेरे ज़मीन पानी कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से आता है, तो वहीं से आता है। पहाड़ों पे जो बर्फ़ बनी थी उसमें से कुछ एब्जॉर्ब होके पानी ज़मीन के अंदर चले जाता है। मैदानों में जो बरसात होती है, मैदानों से भी बारिश का पानी जज्ब होके ज़मीन के नीचे चला जाता है, और ज़मीन के नीचे भी बाज़ औक़ात पूरी पूरी झीलें होती हैं, ज़मीन के नीचे तालाब होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स होते हैं अंडरग्राउंड, और उनमें से पानी बह रहा होता है मुसलसल अंडरग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर। अगर आप को मैं ये तस्वीर भी दिखा देता हूँ, अपनी बुक खोलें, देखें जी, आप पहले लेफ्ट वाली 3.7 देखें तस्वीर। ऊपर दरिया बह रहा है और ये ज़मीन के ऊपर ही झील है, ज़मीन के ऊपर, और झील में पानी खड़ा हुआ है, पानी बहुत सारा जमा है, तो थोड़ा थोड़ा करके ज़मीन में जज्ब होता रहता है झील में से पानी, और भी जगहों से जज्ब हो रहा होता है। तो देखें एक वाटर टेबल की डैश लाइन नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है, वाटर टेबल लेफ्ट पे। वाटर टेबल का मतलब है पानी जो ज़मीन के नीचे मौजूद है, वहाँ बह रहा है। उसके नीचे पत्थरों की और मिट्टी की एक लेयर है जो सेमी परमिएबल है, थोड़ा थोड़ा उसमें से पानी भी जज्ब होकर और नीचे भी जाता रहता है। तो जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, वेट सीजन होता है, तो पानी ऊपर ऊपर बह रहा होता है,
इस सेमी परमिएबल लेयर के ऊपर ऊपर बह रहा होता है। जब बारिशें कम हो जाती हैं, खुश सीजन आ जाता है, तो ये वाटर टेबल क्या होता है, नीचे चला जाता है। अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज जो लेफ्ट वाला वाटर टेबल है, हमें इस तक पहुंचना है, अंडरग्राउंड वाटर है ये, अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचना है हमें। तो हमने सुराख किया, 25 फुट गहराई के बाद पानी मिल गया हमें, हम बड़े खुश हो गए, हमने वहां पे अपनी खुदाई रोकी और पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में पानी गायब हो गया। क्यों? आप ये देखिए, ये 2 लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है पानी। जब जब मौसम गीला है, यानी जब बारिशों का मौसम है, तो ये राइज होके ऊपर आ जाता है, और जब ऐसा मौसम आता है, जब खुश्क होता है, तो पानी नीचे चला जाता है, वाटर टेबल नीचे चली जाती है। अब नीचे जहां से पानी गुजर रहा है, और ये कौन सा पानी गुजर रहा है, कहां से जज्ब हुआ था, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि इस पानी की क्वालिटी क्या होगी। मिसाल के तौर पे खेतों के पास, जो बड़ी बड़ी फसलों के इलाके हैं, उनके पास अंडरग्राउंड वाटर यूज करना पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है, पीने के लिए इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। क्यों? क्या क्या बात है, क्यों गंदा होगा? चलें, गंदा होता तो क्यों गंदा होगा? फसलों के पास कुआं खोद के पानी पीने के लिए निकालना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि फसलों पे अब हम लोग छिड़कते हैं पेस्टिसाइड्स, फसलों पे अब हम छिड़कते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, वो सब पानी के साथ जज्ब होके आहिस्ता आहिस्ता अंडरग्राउंड वाटर में शामिल होते हैं। तो जब आप दरिया के बजाय ज़ेर ज़मीन पानी को पीना शुरू करते हैं, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता पेट में मसाइल होते हैं, फिर आपको मुश्किल होती है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो गांव देहात में जब जाया करें तो दरिया का पानी पिया करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। पहले क्या होता था, गांव देहात में हम जाते थे तो हम ट्यूबवेल का पानी पी लेते थे, या वो हैंड पंप से पानी पी लेते थे जो ज़मीन के नीचे से निकलता था। लेकिन अब पेस्टिसाइड्स के यूज़ के बाद जो हैंड पंप से पानी निकल रहा है, उसमें पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट शामिल है। तो इसलिए बेहतर है कि आप दरिया वाला पानी मंगा के पिए बजाय इसके के, लेकिन दरिया का पानी भी फिल्टर करके उसको ट्रीट करके। खैर, इसी तरह से जमीन के नीचे जहां से पानी गुजर रहा है, वो जगह पे बहुत सारे मिनरल पहले से ही थे। कहीं सोडियम क्लोराइड का डिपॉजिट था, कहीं किसी और तरह के नमक का डिपॉजिट था, वहां से पानी गुजर रहा है, तो वहां से गुजरने वाला पानी क्या हो जाएगा, अपने अंदर ज्यादा मिनरल, ज्यादा हैवी पानी हो जाएगा। वहां से आप पानी पियेंगे, कहेंगे यार थोड़ा सा टेस्ट अलग हो गया पानी का। तो जेरे जमीन गुजरने वाले पानी के टेस्ट बहुत वेरिएबल होते हैं, कहीं उसमें कोई चीज मिल जाती है, जहां से वो गुजरता है वहां की चीजें उसमें डिजोल्व होती जाती हैं। इसी तरह से जब ये पानी, जेरे जमीन पानी समंदर के करीब पहुंचता है, लेट सपोज के यहाँ कहीं समंदर है, ये समंदर है कहीं, तो समंदर का पानी भी जमीन के अंदर जज्ब हो रहा होता है, जेरे जमीन का पानी समंदर के अंदर जज्ब हो रहा होता है। जब ऊपर से दरिया बहुत तेजी से जोर मारते हुए आते हैं, तो समंदर के खारे पानी को धक्का देते हैं जमीन से दूर, और जमीन के नीचे का पानी मीठा रहता है। जब ऊपर से पानी रुक जाता है और तेजी से पानी दरियाओं का समंदर में नहीं बह रहा होता, तो नीचे समंदर का पानी जमीन चूसना शुरू कर देती है, जज्ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से समंदर का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है। तो नमकीन पानी जमीन के नीचे जज्ब होता हुआ उस सबसॉइल वाटर का हिस्सा बन जाता है। अब आप कराची में कहीं खुदाई करें और पानी पीने के लिए निकालें, तो अक्सर पानी थोड़ा सा नमकीन मिलता है, सिवाय इसके कि कभी कभी ऊपर से जो दरियाओं की वजह से जमीन के नीचे से बहती हुई जो नहरी निज़ाम या जो चैनल्स चल रही हैं, उनमें से किसी चैनल पे जाके आपकी कनेक्ट हो जाए आपका आपका ट्यूबवेल या आपका बोरिंग, तो आपको एकदम से मीठा पानी मिल जाएगा। तो इत्तेफाक है कि वो लाइन यहाँ से गुजरी, यूं गुजरी, और आपने उसी पे जाकर ड्रिल कर लिया, तो उसमें पानी भी खत्म नहीं होता क्योंकि वो मेन चैनल चल रही है, और वो मीठा भी होता है इत्तेफाक। लेकिन ये कोई बता नहीं सकता कहाँ से क्या गुजर रहा है। तो आपके बराबर वाले ने किया, उसका उससे कनेक्ट हो गया, आपने किया, आपका नहीं कनेक्ट हुआ, क्योंकि वो ऐसे बल खाती हुई गुजर रही होती है, वो रास्ते से जो गुजर रही होती है। तो समंदर के पुश करने की वजह से भी सबसॉइल वाटर नमकीन हो जाता है। सबसॉइल वाटर बहुत काम का होता है। क्यों काम का होता है? जब पानी, बारिश नहीं हुई, फसलों को पानी लगाना था बहुत जरूरी, बारिश नहीं हुई, दरिया में पानी नहीं आ रहा अच्छा, तो आप सबसॉइल वाटर को निकाल के उससे लगा दो, इमरजेंसी में काम आ जाएगा। जिन इलाकों में बारिश नहीं होती है, पीने के लिए भी सबसॉइल वाटर बहुत यूजफुल होता है। जैसे कराची के अंदर बहुत सारा पानी सबसॉइल वाटर यूज होता है इस्तेमाल के लिए। जैसे अक्सर मस्जिदों में पानी जो वजू के लिए होता है,
वो कुएं से ही खोद के आता है, यानी बोरिंग करके निकाला जाता है, सबसॉइल वाटर ही होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अब जो खड़े हुए हुए हैं कराची के अंदर, जो प्लाजाज बने हुए हैं, जो रेजिडेंशियल बड़े बड़े ब्लॉक्स बने हुए हैं, अब वहां भी पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिर उसका गुजारा कैसे करते हैं? सबसॉइल सुराख करके जमीन में बोरिंग करके वहां से पानी निकाल के अपने टैंक्स को फिल करते हैं। पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जैसे हमारी सिस्टर के फ्लैट्स हैं, वहां पे बोरिंग की हुई है उन्होंने। अब फ्लैट जो है वो दरिया के साथ बने हुए हैं। दरिया पता है ना कौन सा दरिया है जिसके साथ तो फ्लैट बने हुए हैं? उस दरिया का नाम है लियारी दरिया, जिसमें दरिया नहीं रह गया अब। तो बाल उसमें जब उन्होंने बोरिंग किया तो पानी सही से नमकीन है। तो उसका क्या इलाज करते हैं फिर? अब मॉडर्न डे में क्या इलाज है नमकीन पानी का? रिवर्स ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस है, आरओ, जिसमें उसमें से नमकियात पीछे रह जाते हैं, पानी आप उसमें निकाल लेते हैं। तो वो आरओ ट्रीटमेंट प्लांट बड़े बड़े लगाए जाते हैं उन सारे सिस्टम्स में। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज हमारे पास जो हैं। अब वाटर के यूजेस क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में पानी का क्या करते हैं हम लोग? क्या जरूरत है हमें पानी की? जल्दी जल्दी बता दें भाई, शाबाश। पानी का क्या इस्तेमाल है यार? मतलब बिल्कुल ही ड्रिंकिंग एंड कुकिंग के लिए चाहिए, ठीक है, वॉशिंग के लिए चाहिए। अगर हाउस होल्ड इस्तेमाल देखें, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, सैनिटेशन, है ना, कपड़े धोने के लिए चाहिए, अपने आप को धोने के लिए चाहिए। एग्रीकल्चरल यूज है हमारा, ये तो हाउस होल्ड यूज है। एग्रीकल्चरल यूज है, फार्मिंग के लिए चाहिए, यानी क्रॉप्स को पानी देने के लिए चाहिए। जानवरों के लिए भी तो चाहिए, एनिमल्स को पानी चाहिए। तो फार्मिंग के लिए तो चाहिए, इसको हम कहते हैं इरिगेशन करनी है हमें। अब सवाल है हमें इरिगेशन करनी है का मतलब बड़ा तफसीली जवाब है। हमारे यहाँ एक दरिया बह रहा था, कहाँ गया भाई पाकिस्तान का मैप? हमारे यहाँ बेचारा एक दरिया बह रहा था। वो दरिया जहां जहां बह रहा था, करीब करीब के इलाकों ने अपने पास फसल उगा ली। करीब करीब के इलाकों ने फसल उगा ली। यहाँ दरिया का पानी आता है, यहाँ फसल हो रही है। अब इनको भी फसल चाहिए, इनको भी चाहिए, इन सबको चाहिए फसल। तो फिर दरिया को लंबा किया गया, दरिया को काट के उसमें से मजीद छोटे छोटे दरिया बनाए गए, जिनको हम क्या कहते हैं? नहरें। नहरें पहुंचाई गई दूर दराज के इलाकों तक। दरिया के पानी का लेवल ऊंचा करने के लिए डैम बनाए गए ताकि पानी तेजी से नहरों में घुसे, नहरों में से जाए। इस सिस्टम को इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, आब पाशी का निज़ाम। हमें इरिगेशन के थ्रू पानी पहुंचाना होता है उन इलाकों में जहां बारिश से पानी नहीं पहुंच रहा होता। और बारिश तो वैसे भी सीजनल होती है, इरिगेशन से तो हम सारा साल फसल उगा रहे होते हैं। तो हमें पानी चाहिए इरिगेशन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया का गालिबन सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है। तो हमें इरिगेशन की ज़रूरत है, हमारे मुल्क को इरिगेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब हम नेचुरल फ्लो पे नहीं चल रहे। हम दुनिया का शायद सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम बना चुके हैं। तो वो सब जगह पानी हमारे इरिगेशन से ही पहुंचेगा अब, यानी नहरों के ज़रिए से ही पहुंचेगा। अगर हम ये कहें कि नेचुरली बगैर नहरों के चला लो, तो फिर तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है बिल्कुल ही छोटा सा रह जाएगा। तो असल जो एग्रीकल्चर अब हो रहा है वो सारा इरिगेशन सिस्टम से ही हो रहा है। ठीक है जी। अब इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया, इसके ऊपर कुछ छोटी सी डिस्कशन है, वो देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ वाटर रह गया, जो कि बेतहाशा इस्तेमाल है। इंडस्ट्री भी पानी इस्तेमाल करती है। इंडस्ट्री पानी किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करती है? बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई है पेज नंबर 54 पे, फिगर नंबर 3.9, उसमें पूरी एक लिस्ट दी हुई है इन्होंने। पानी कौन कौन सी इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है? तो फार्मेसी इस्तेमाल करती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बल्कि तस्वीर ही दे देता हूँ मैं, आप देखें जी, ये बड़ा अच्छा सा चार्ट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्यों पानी इस्तेमाल करती होगी? एक तो दवा में पानी का इस्तेमाल हो सकता होगा, मे बी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेसेस भी पानी को इस्तेमाल करते हैं। शीशे की बोतलें बन रही हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल है। प्लास्टिक की चीज़ें बन रही हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल है। आपकी टैनिंग इंडस्ट्री में बहुत पानी इस्तेमाल होता है। टैनिंग क्या होती है?
जो आपकी खालें होती हैं, जो चमड़ा होता है, उसको जब चमड़ा बनाने का प्रोसेस होता है उसको बहुत ज़्यादा वॉश करना होता है, तो वहाँ उसको डाई करना है, वॉश करना है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में खुद पानी इस्तेमाल हो रहा है, पानी बन रहा है, बॉटल वाटर खुद पानी है, वो इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा जूस बन रहा है, स्क्वाशेस, सिरप्स, हर तरह की बेवरेजेस जो बन रही हैं। केमिकल इंडस्ट्री में एसिड्स बन रहे हैं, जितने ब्लीच बन रहे हैं, बेसिस बन रहे हैं, सॉल्यूशंस बन रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अपना पूरा प्रोसेस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वॉशिंग, ब्लीचिंग, ब्लूइंग, डाइंग, प्रिंटिंग, इन सब जगहों में पानी का इस्तेमाल है। मिनरल वाटर इंडस्ट्री पूरी एक अपनी इंडस्ट्री है, मुफ्त में ज़मीन से पानी निकालती है, हमें पैसों में बेचती है। ठीक है, ये इस भी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ हुआ है हमारा, और उन्होंने कहा था भाई ज़मीन से पानी निकाल रहे हो मुफ्त में और बेच रहे हो पैसों का, तो पाकिस्तान की ज़मीन से पानी निकालते हो, पाकिस्तानियों को पैसों का बेचते हो। तो उन्होंने कहा था भाई इस पानी के कोई पैसे भी दो तुम, तो वो चंद चंद पैसे हैं, चंद पैसे हैं जो देते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है और डबल पानी का इस्तेमाल होता है। पानी ठंडा करने के लिए यूज़ होता है। आपने उसको गर्म किया, उसको उसको आपने किसी नई फॉर्म में लेके आया, अब उसको ठंडा करने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। तो उसको यूटिलाइज ऐसे करते हैं कि उस पानी को जब उस आयरन को गर्म करके जब ठंडा करते हैं तो उससे पानी भाप बन जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। पानी की उस भाप से बिजली बना लेते हैं फिर वो लोग, तो उसका पॉजिटिव यूज़ होता है। जैसे जहाँ भी स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे साथ में नेचुरली ये इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन या स्टीम इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन पावर प्लांट्स लगे होते हैं, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल होता है, यहाँ भी स्टीम बनती है आपकी। थर्मल पावर का मतलब क्या है कि लोगों ने जब वो गैस की मदद से या पेट्रोल की मदद से पानी को गर्म करना है, पानी गर्म करने से स्टीम बनेगी, उस स्टीम से जो है वो टरबाइन चलानी है और टरबाइन चलने से बिजली पैदा होगी, तो वहाँ भी पानी इस्तेमाल होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोल्यूशन जो है वहाँ भी पानी का वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, जैसे कि डैम में पानी स्टोर करके उसको गुजारा जा रहा है ताकि उसका उससे बिजली बनाई जा सके। तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ जो है पानी के बड़े अच्छे इन्होंने दिए हैं, यहाँ से हमने एक साथ ही समझ लिए। अच्छा, हम बाकी वापस आ रहे थे कैनाल सिस्टम। जी जनाब, क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में इरिगेशन सिस्टम ही ज़रूरी है? लेफ्ट आपके पास एक पूरी डायग्राम मौजूद है, इसमें लिस्ट दी हुई है इन्होंने, क्या वजूहत हैं? पाकिस्तान की रेनफॉल इनफेक्टिव है, पाकिस्तान में बारिशें काफ़ी नहीं हैं फसलें उगाने के लिए। उसकी क्या वजह है? पूरी एक लिस्ट दी हुई इन्होंने। सबसे पहली वजह क्या लिखी हुई है नाबिया? माइक के पास नहीं होगा तो लोगों को आवाज़ नहीं जाएगी, आपको तो आ रही है, माइक मुंह से करीब लगे। हाई वेरिएबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबिलिटी है, क्या मतलब हुआ? कहीं ज़्यादा होती हैं, कहीं कम। डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ जो है हमने, हमारी रेन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है, कहीं ज़्यादा होती है बारिश, कहीं कम होती है, तो फसल उगाने के लिए ठीक नहीं है। और क्या मसला है? लॉन्ग ड्राई स्पेल। क्या मतलब हुआ लॉन्ग ड्राई स्पेल का? ये ईमान को पकड़ा दें आगे। बहुत बहुत टाइम पे के लिए बारिश होना बंद हो जाती है, ड्राई स्पेल आ गया, फसल उगाई, बारिश नहीं हो रही। और क्या है ईमान बाजी, मुंह के करीब करके? रेनफॉल इन हैवी शावर्स इंक्रीजेस सरफेस रन ऑफ। कहीं जब बारिश होती है तो इतनी तेज बारिश होती है कि पानी बह जाता है, जज्ब नहीं होता ठीक से पानी जमीन में, उसकी जो रफ्तार है वो रन ऑफ का बाइस बनती है। और साथ में हमारे मिट्टी बह जाती है बारिश की वजह से। बारिश पे डिपेंडेंट जिन इलाकों में आपने वो की एग्रीकल्चर किया, वहां पे इतनी तेज बारिश हुई, वहां की मिट्टी भाग के ले गई बारिश। कहीं तेज होती है तो बहुत तेज होती है, उतनी तेज होती है कि फिर वो नुकसानदेह होती है। और क्या वजह है? हाई वेरिएबिलिटी इन टाइमिंग्स ऑफ रेनफॉल। अच्छा, इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबिलिटी तो है ही, टाइम में भी वेरिएबिलिटी है। कभी हो रही है इस साल, कभी इस महीने हुई, कभी अगले साल इस महीने नहीं हुई, दूसरे महीने हो गई। उस इलाके में तो होती है, वहां हो तो रही है, लेकिन महीने बदल रहे हैं। जी दीजिए जरा मार को, दीजिए मार भाई। नेक्स्ट रीजन क्या है मार भाई? Small number of rainy days. मुंह पास करके बोलेंगे तो बोलेंगे ना, ये तो ऐसे करके माइक से कैसे आवाज आएगी जी? Small number of rainy days. रेनी डेज कम है, बरसात के दिन कम होते हैं हमारे यहाँ। और क्या है? High rate of evapotranspiration. हाई वेपोर ट्रांसपायरेशन, ये क्या होती है भाई? हमारे यहाँ चूंकि
धूप ज़्यादा होती है तो पानी जो है वो उड़ जाता है। जब बारिश होती है तो फैली हुई सरफेस पे होती है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती ना, जैसे कैनाल में पानी आ रहा है एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ आ रहा है। बारिश फैली हुई सरफेस पे हुई, बहुत सारा पानी तो हवा में उड़ गया। फिर ओवरऑल बरसात का पानी जो है हमारे लिए क्या है, आखिरी बात क्या लिखी हुई है, Low amount of rainfall. लो है। बरसात का पानी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अब ये बात करते हैं कि बरसात तो मसला थी हमारे यहाँ, उसके अलावा पॉजिटिव फीचर्स क्या हैं जिसकी वजह से हमारा कैनाल सिस्टम डेवलप हो सका। सबसे पहली क्या वजह, नहीं आप अपने पास ही रखते हैं, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सबसे पहली दो वजूहत आप बताएं। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से कैनाल सिस्टम अच्छा बना पाए हम, क्या है? भाई लिखा हुआ है ना बराबर में, तो पढ़ के ही सुनाना है, खाली सोच दिमाग तो नहीं इस्तेमाल करना। Soft soil. and सॉफ्ट weather. सॉइल से कैनाल सिस्टम बनाने के क्या ताल्लुक है मार भाई? Soft soil. मुंह के पास करके जी। Soft soil से सॉफ्ट सॉइल की वजह से कैनाल सिस्टम बनाने में क्या आसानी हो रही है हमें? मिट्टी नरम है तो खोदना आसान है। कैनाल सिस्टम बनाने का मतलब है हजारों मील की खुदाइयाँ करना। जिन मुल्कों में पथरीली ज़मीन है वहाँ हजारों मील की खुदाइयाँ करने के लिए कितनी हैवी इक्विपमेंट चाहिए होगी। जब ज़मीन नरम होगी तो लोग खुद ही खोद के कैनाल बना लेंगे, हाथों से ही खुदाई हो जाएगी। अच्छा, और दूसरी वजह बताएं इसके राइट पे जो है, canal irrigation uses millions of gallons of water. जो दरिया में पानी आ रहा था वो बहुत एक्सेस था। रिवर में इतना एक्सेस वाटर है जो समंदर में बह जाता था। हम कहते हैं कि भाई समंदर में बहने के बजाय क्यों ना हम इस्तेमाल कर लें, तो हमें हमें ये सिस्टम बनाना फायदेमंद रहा। अगर दरिया में पानी ही नहीं होता, कैनाल कितनी बना लो, उस कैनाल में पानी कहाँ से पहुंचाओगे? दरिया में इतना ज्यादा पानी था कि हमें लगा कि कैनाल बनाने से फायदा होगा, तो हमने कैनाल बना ली। तीसरी वजह मार भाई बताएं जरा ऊंची आवाज में। Southward slopes of the ना rivers. राइट वाला बताएं, इसके राइट वाला, ऐसे चक्कर घूमते हैं। Cheap labor and availability of cement reduces the cost of canal construction. लेबर भी चीप है और सीमेंट भी चीप है, हमारे यहाँ सीमेंट सस्ती बनती है, अब इनको दे दें, जिसकी वजह से कैनाल बनाना हमारे यहाँ आसान रहा। उसके बाद क्या वजह है नाबिया बाजी? ऊंची आवाज में प्लीज बोल दें। Canal system irrigates a vast area. even the डेजर्ट्स deserts तक को हमने जो है वो इरिगेट कर लिया, तो हमारे पास जमीन चूंकि बहुत बड़ी पड़ी थी, तो भी हमें, अगर हमें कैनाल सिस्टम बनाना था लेकिन हमारे पास फसल उगाने के लिए ज़मीन ही नहीं है, कैनाल सिस्टम बना के करेंगे क्या? हमारे पास चूंकि ज़मीन इतनी बड़ी पड़ी थी खाली, जहाँ पे कि प्लेन ज़मीन थी, वहाँ पे हम आसानी से फसल उगा सकते थे, तो कैनाल सिस्टम बनाने का हमारे लिए फ़ायदा भी था। तो हमने डेजर्ट्स तक को इरिगेट कर दिया उससे, इसलिए हमें इरिगेशन सिस्टम बनाना फ़ायदेमंद रहा। किसी ऐसे मुल्क में इतना फ़ायदेमंद नहीं होता जहाँ पे इतनी ज़मीन ही नहीं थी। जी आगे बताइए, बोलें बेटा जल्दी बोलें। Irregular supply of water in the rivers is then regulated by construction of dams. and हमने barrages. डैम वैम बना के जो है वो जो हमारी वाटर सप्लाई की इरेगुलरिटी थी, कभी दरिया में पानी तेज होता था गर्मियों में, सर्दियों में स्लो हो जाता था, तो इरेगुलरिटी को भी कंट्रोल कर लिया, इसलिए भी कैनाल सिस्टम हमारी बड़ी एफिशिएंट हो गई। फिर Huge quantities of water from monsoon rainfall and melting of snow can be stored in reservoirs during summer seasons. मानसून का पानी भी इसी में रिजर्वायर में सेव करके इरिगेशन के लिए निकाल दिया हमने, ये भी एक फायदा हो गया हमारा। फिर Southward slope of the rivers make construction of canals easier because water flows हमारे southward. दरिया साउथवर्ड फ्लो करते हैं, नॉर्थ से बहते हैं, हमारे मुल्क के एक कोने से साउथ की तरफ आते हैं, हमारे मुल्क के दूसरे कोने की तरफ। बहुत से दरिया नॉर्थवर्ड भी फ्लो करते हैं, आपको पता है दुनिया में बहुत से दरिया साउथ से नॉर्थ भी फ्लो करते हैं, मुल्क से अपोजिट भी जा रहे होते हैं उनके। तो हमारा नेचुरली साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से एक स्लोप है पानी के बहने का। तो कैनाल को बनाने के लिए सिर्फ गड्ढा खोदना है, कैनाल नीचे खुद ही आएगी। जमीन पे सीधा सीधा 2 फुट का गड्ढा खोदते हैं, वो 2 फुट का गड्ढा खुद ब खुद नीचे की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि जमीन नीचे की तरफ जा रही है। तो ये भी हमारे लिए कैनाल्स को बनाने में नेचुरली हेल्पफुल रही है बात, कि हमारे मुल्क की ज़मीन नीचे ऑटोमेटिकली ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, इसके बाद हम इरिगेशन सिस्टम के कुछ कन्वेंशनल तरीके देखेंगे, कुछ मॉडर्न तरीके देखेंगे।
कि कन्वेंशनल तरीके क्या हैं, मॉडर्न तरीके क्या हैं, और फिर इसकी बुनियाद पे हम मज़ीद चैप्टर को कवर करेंगे। पार्ट 2 इसका फिर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह अगले पार्ट तक हाफिज़। इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।